किसने सोचा था कि धरती के ये 8 अरब लोग असल में इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह पाले जा रहे हैं। इन्हें पालने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे पुराना और रईस खानदान दी एब्रम्स फैमिली है। इनका खेल बड़ा खतरनाक है। जब धरती पर आबादी बहुत बढ़ जाती है तो ये परिवार इंसानों का एसेंस निकाल लेता है जिससे अमृत बनता है। इस अमृत की एक बूंद भी बूढ़ी त्वचा को एकदम जवान बना देती है। इसी के दम पर एब्रम्स परिवार के लोग हजारों सालों से जिंदा हैं और पूरी आकाशगंगा पर राज कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब इस परिवार की सर्वे सर्वा क्वीन एलेक्सिस की हत्या हो गई। उनके मरते ही परिवार में फूट पड़ गई। उनके 3 बच्चों ने आपस में सब कुछ बांट लिया, लेकिन सबसे कीमती प्रॉपर्टी यानी धरती पर अभी भी झगड़ा चल रहा है। तभी खबर उड़ती है कि क्वीन एलेक्सिस ने धरती पर दोबारा जन्म लिया है। बस फिर क्या था, तीनों लालची बच्चे अपनी माँ यानी उस पुनर्जन्म वाली लड़की को ढूंढने के लिए पागलों की तरह पीछे पड़ गए। दूसरी तरफ अमेरिका के एक शहर में क्लारा नाम की एक लड़की रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि अमीरों के बाथरूम साफ करके गुजारा करती थी। हालात इतने खराब थे कि नया फोन खरीदने के लिए उसने अस्पताल में अपने एग्स बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन टेबल पर लेटी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो भागती, डॉक्टर ने उसके हाथ पैर बांध दिए। अचानक क्लारा का शरीर हवा में तैरने लगा। डॉक्टर उसका टेस्ट करने ही वाले थे कि तभी काले कपड़ों में एक नकाबपोश आदमी कमरे में घुसा और गोलियां चलने लगा। हंगामा थमा तो क्लारा की चीख निकल गई। वे डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि अजीब दिखने वाले एलियंस थे। क्लारा डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक सेफ हाउस में थी। सामने वही नकाबपोश खड़ा था जो खुद को इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर्स अंतरिक्ष के शिकारी बता रहा था। वहां उसे पता चला कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और एब्रम्स परिवार सबसे ताकतवर। उस पर हमला एब्रम्स खानदान के सबसे बड़े बेटे कैस्पियन ने करवाया था और उसे बचाने वाला शख्स जैक था जो एब्रम्स परिवार के सबसे छोटे बेटे का वफादार था। क्लारा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कभी अपना शहर तक नहीं छोड़ा, तो फिर इन अंतरिक्ष के रईसों से उसकी क्या दुश्मनी। लेकिन सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि कैस्पियन के गुंडे उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। जैक ने अपने हाईटेक फ्लाइंग बूट्स पहने क्लारा को गोद में उठाया और उड़कर एक पुराने कैप्टन के पास ले गया जो धरती पर छिपकर रह रहा था। जैसे ही जैक क्लारा को लेकर कैप्टन के ठिकाने पर पहुंचा, कैप्टन मिलर भड़क गया। उसे लगा कि जैक की वजह से उसकी शांति भंग हो गई है और उसने सीधे जैक पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इसी शोर शराबे से वहां पाली जा रही मधुमक्खियां भड़क गईं। लेकिन तभी एक अजीब नजारा दिखा। मधुमक्खियों ने क्लारा को डंक मारने के बजाय उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया, जैसे वे उसे सलामी दे रही हों। ये देखते ही कैप्टन मिलर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और वो तुरंत क्लारा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्लारा का तो दिमाग ही घूम गया। कल तक जो लड़की टॉयलेट साफ कर रही थी, आज उसके सामने एक खूंखार कैप्टन सिर झुकाए खड़ा था। कैप्टन ने समझाया, क्लारा, मधुमक्खियां अपनी क्वीन को पहचानती हैं। वे सिर्फ उसी के सामने झुकती हैं जिसमें शाही खून होता है। तुम कोई मामूली लड़की नहीं, तुम क्वीन एलेक्सिस का दूसरा रूप हो। अभी क्लारा ये हजम भी नहीं कर पाई थी कि तभी इनाम के लालच में कुछ और बाउंटी हंटर्स वहां आ धमके। जैक ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन, इसे लेकर निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। कैप्टन क्लारा को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक आसमान से एक लेजर गोला गिरा और कैप्टन हवा में उछल गया। गनीमत रही कि मधुमक्खियों ने प्रोटेक्शन मोड ऑन कर दिया और दुश्मनों पर टूट पड़ी। क्लारा जान बचाकर पास के गेहूं के खेत की तरफ भागी, लेकिन किस्मत खराब थी। वहां पहले से ही एक विलन घात लगाए बैठा था। धमाके की चपेट में आकर क्लारा घायल होकर गिर पड़ी। जब तक जैक वहां पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। एक एडवांस स्पेसशिप क्लारा को उठाकर ले जा रही थी। जैक ने हार नहीं मानी। उसने अपने फ्लाइंग बूट्स की फुल पावर ऑन की, एक लंबी छलांग लगाई और उड़ते हुए जहाज के लैंडिंग गियर को कसकर पकड़ लिया। स्पेसशिप ने पलक झपकते ही स्पेस जंप मारी और पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक लाल ग्रह पर पहुंच गया। पहाड़ों के बीच एक आलीशान महल चमक रहा था। ये प्रिंसेस डायना का साम्राज्य था। जैसे ही जहाज लैंड हुआ, गार्ड्स ने क्लारा को ले जाने वाले शिकारियों को इनाम के तौर पर अमृत की 6 कीमती बोतलें थमा दी। जब क्लारा की आंख खुली तो वो एक साधारण लड़की नहीं लग रही थी। उसमें हीरो से जड़ा एक बेहद महंगा गाउन पहन रखा था। वो अभी अपना कमरा देख ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और रौबदार महिला आई।
सामने खड़ी महिला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस डायना थी। उसने क्लारा के साथ गुड कॉप वाला खेल खेलना शुरू किया। वो उसे महल की सैर पर ले गई और उसे एक दोस्त की तरह समझाने लगी कि वो असल में कितनी खास है। डायना ने राज खोला कि एब्रम्स खानदान के लोग कभी मरते नहीं हैं। जब उनका शरीर खत्म होता है तो उनके जीन ब्रह्मांड में कहीं और दोबारा जन्म लेते हैं। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। डायना ने बताया, क्लारा, जब तुम्हारी हत्या हुई थी तब तुम 1,20,000 साल की थी और मैं तो अभी सिर्फ 15,000 साल की बच्ची हूँ। क्लारा को यकीन दिलाने के लिए डायना ने उसे अमृत का लाइव डेमो दिखाया। डायना ने अपना झुर्रियों वाला बूढ़ा शरीर उस जादुई लिक्विड में डुबोया और जब बाहर निकली तो वो वापस 18 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। डायना ने क्लारा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इस अमृत के आगे तेल, सोना और हीरे सब कचरा है। अगर तुम राजधानी जाकर अपनी पहचान साबित कर दो तो धरती समेत पूरी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। असल में डायना उसे बहला फुसलाकर अपने कब्जे में करना चाहती थी ताकि वो ब्रह्मांड पर राज कर सके। डायना अपनी चाल चल ही रही थी कि तभी जैक अपने हाईटेक उड़ते जूतों के साथ दीवार तोड़कर महल के अंदर घुस आया। उसने डायना की सारी प्लानिंग चौपट कर दी। जब डायना को पता चला कि जैक अकेला नहीं है बल्कि उसके पीछे शिल का हाथ है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे ना चाहते हुए भी क्लारा और जैक को सही सलामत जाने देना पड़ा। लाल ग्रह के चंगुल से निकलकर क्लारा और जैक सीधे शिल के एक विशाल वॉरशिप पर सवार हुए। वहाँ कैप्टन मिलर पहले से इंतजार कर रहा था। अब तय हुआ कि क्लारा को गैलेक्सी की राजधानी ले जाया जाएगा ताकि वो कानूनी रूप से अपनी पहचान साबित कर सके और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा सके। उसकी मदद के लिए एक बड़ा इंटरगैलेक्टिक वकील भी बुला लिया गया। एक लड़की जो कुछ दिन पहले तक बाथ टब रगड़ रही थी, अब एक विशाल युद्धपोत पर बैठकर अपनी करोड़ों साल पुरानी जायदाद का केस लड़ने जा रही थी। सफर के दौरान क्लारा खुद को रोक नहीं पाई। जिस तरह जैक ने अपनी जान दाव पर लगाकर उसे बार बार बचाया था, क्लारा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग गई थी। उसने जैक के सामने अपने दिल की बात रख दी, लेकिन जैक ने उसे कोई जवाब नहीं दी। सच तो ये था कि जैक को भी क्लारा पसंद थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरता था। जैक एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान या लैब में तैयार किया गया योद्धा, जिन्हें ब्रह्मांड में निचला दर्जा दिया जाता था। उसे लगा कि वो क्लारा जैसी क्वीन के लायक कभी हो ही नहीं सकता। उसने अपने प्यार को अपने फर्ज के नीचे दबा दिया। जल्द ही उनका काफिला फेडरेशन की राजधानी पहुंच गया। ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी, जहाँ करोड़ों सरकारी विभाग थे। यहाँ का सिस्टम इतना सख्त था कि चाहे कोई रानी हो या आम इंसान, सबको लाइन में लगना पड़ता था। क्लारा ने भी घंटों तक एक खिड़की से दूसरी खिड़की चक्कर काटे और सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी। आखिरकार आखिरी काउंटर पर एक बूढ़े ऑफिसर ने क्लारा के सारे कागज चेक किए। उसने क्लारा की कलाई पर पृथ्वी का एक जादुई टाटू बना दिया। ये कोई मामूली टाटू नहीं था, ये इस बात की मुहर थी कि क्लारा अब आधिकारिक तौर पर पृथ्वी की मालकिन और ब्रह्मांड की रानी बन चुकी है। क्लारा को यकीन नहीं हो रहा। 2 दिन पहले जो लड़की दूसरों के टॉयलेट साफ कर रही थी, आज पूरा ग्रह उसके नाम था। वो अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक सब कुछ बदल गया। जिस कैप्टन मिलर पर वे भरोसा कर रहे थे, उसने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। कैप्टन ने जैक और क्लारा को गन पॉइंट पर लिया और एक बड़े कार्गो स्पेसशिप में किडनैप कर लिया। पता चला कि एब्रम्स खानदान के सबसे छोटे और शातिर बेटे ने कैप्टन को भारी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। क्लारा के पास अब पावर तो थी, लेकिन वो कैद में थी। जैक को कालकोठरी में डाल दिया गया, जबकि क्लारा को एब्रम्स खानदान के तीसरे और सबसे छोटे बेटे प्रिंस जूलियन के महल में ले जाया गया। क्लारा को लगा था कि जूलियन उस पर हमला करेगा, लेकिन वो तो बड़ा जेंटलमैन निकला। उसने क्लारा का स्वागत बड़े प्यार से किया और उसे शाही डिनर पर बुलाया। जूलियन का प्लान बाकी दोनों भाई बहनों से भी ज्यादा खतरनाक था। बड़ा भाई क्लारा को मारना चाहता था, दूसरी बहन उसे गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन जूलियन ने सोचा क्यों ना क्लारा से शादी ही कर ली जाए। अगर वो उसकी पत्नी बन जाती तो कानूनी रूप से पूरी जायदाद और धरती जूलियन की हो जाती। जब क्लारा ने मना किया तो जूलियन उसे उस गोदाम में ले गया जहां अमृत बनाया जाता था। वहां जो सच क्लारा को पता चला, उसने उसकी रूह कपा दी। जूलियन ने हंसते हुए बताया, क्लारा, ये अमृत किसी फल का रस नहीं है, ये हजारों इंसानों के सत्य से बनता है। मेरा परिवार सालों से धरती जैसे ग्रहों पर इंसानों की खेती कर रहा है। जब आबादी हद से बढ़ जाती है तो हम उनकी कटाई करते हैं और उन्हें मारकर ये अमृत निकालते हैं। जूलियन ने आगे कहा, अब धरती पर फसल काटने का वक्त आ गया है, यानी 8 अरब इंसान मरने वाले हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं अपनी पावर इस्तेमाल करके धरती को बचा सकता हूँ।
मासूम क्लारा अपने लोगों को बचाने के लिए जूलियन की बात मान गई। उसने एक शर्त रखी, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जैक को आजाद करो। जूलियन ने मुस्कुराकर वादा तो कर लिया, लेकिन उसके दिल में जहर भरा था। उसे पता चल गया था कि क्लारा जैक से प्यार करती है। जैसे ही क्लारा कमरे से बाहर निकली, जूलियन ने अपने असली रंग दिखाए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस नीच योद्धा जैक को रिहा मत करो, उसे फांसी दे दो। जूलियन अपने रास्ते से अपने दुश्मन को हमेशा के लिए हटाना चाहता था। उसने हुक्म दिया कि स्पेसशिप का प्रेशर गेट खोल दिया जाए और जैक को उस सुनसान और बर्फीले अंतरिक्ष के डेथ जोन में फेंक दिया जाए, जहां से कोई वापस नहीं आता। जैक को अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया गया है और क्लारा एक राक्षस से शादी करने जा रही है। क्या जैक इस मौत के जाल से निकल पाएगा? अंतरिक्ष के उस वैक्यूम में एक आम इंसान 30 सेकंड में कोमा में चला जाता है और जैक जैसा सुपर सोल्जर भी कुछ ही मिनटों में अंदरूनी दबाव से फटकर मर सकता था। लेकिन जैक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही उसे बाहर फेंका गया, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने फ्लाइंग बूट्स की गर्मी से अपनी हथकड़ियां पिघला दी। उसने फौरन एक इमरजेंसी लाइफ जैकेट निकाली और उसे सीने से चिपका लिया। पलक झपकते ही जैक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच स्पेस सूट फैल गया। जान तो बच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैकेट में सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन थी और उस सुनसान इलाके में अगले 100 सालों तक किसी का आना मुमकिन नहीं था। मौत को सामने देख जैक को बस एक ही पछतावा हो रहा था कि उसने क्लारा को अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई। वो अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहा था कि तभी अंधेरे में एक चमक दिखाई दी। किस्मत ने साथ दिया। शिल्ड का एक गश्ती जहाज वहां से गुजर रहा था और उन्होंने जैक को बचा लिया। होश में आते ही जैक ने चीखकर कहा, आराम का वक्त नहीं है, हमें तुरंत प्रिंस जूलियन के महल पहुंचना होगा। वो शादी के बहाने क्लारा को मार देगा। उधर महल में प्रिंस जूलियन ने शादी का सारा ड्रामा सजा लिया था। वो जितनी जल्दी हो सके क्लारा के दस्तखत चाहता था ताकि जायदाद उसके नाम हो जाए। क्लारा जब दुल्हन के जोड़े में बाहर आई तो हॉल मेहमानों से भरा था। क्लारा डर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे सब मेहमान असली नहीं बल्कि होलोग्राम थे। जूलियन को बस शादी की रस्म पूरी करनी थी ताकि कानूनन वो धरती का मालिक बन जाए। शादी की रस्म शुरू ही हुई थी कि अचानक आसमान गूंज उठा। बिना बुलाए वहां आ धमका। जूलियन बौखला गया। उसने चिल्लाकर कहा, डिफेंस सिस्टम ऑन करो, इन्हें अंदर मत आने देना। पल भर में महल के चारों ओर हजारों हाईटेक ड्रोन और लड़ाकू विमानों का घेरा बन गया। गोलियों की ऐसी बारिश हुई कि किसी का भी अंदर जाना नामुमकिन था। लेकिन जैक पागल हो चुका था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटा फाइटर जेट लिया और अकेले ही दुश्मनों के उस चक्रव्यूह में घुस गया। वो बिजली की रफ्तार से गोलियां बरसाते हुए सीधा महल की ओर बढ़ा। बाहर आसमान में धमाकों की लड़ी लग गई थी। जैक का जहाज आग के गोलों के बीच से होकर गुजरा और वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए महल की छत फाड़कर सीधे शादी के मंडप में जा गिरा। उधर प्रिंस जूलियन बुरी तरह घबरा गया था। उसने आव देखा न ताव, जबरदस्ती क्लारा का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली पर वो डिजिटल अंगूठी पहनाने की कोशिश करने लगा जिससे शादी की कानूनी मुहर लग जाती। ठीक उसी पल जैक खड़ा हुआ और चिल्लाया, रुक जाओ क्लारा, ये शादी नहीं, तुम्हारा डेथ वारंट है। ये अंगूठी पहनते ही ये तुम्हें मार डालेगा। जैक की बात सुनकर जूलियन ने अपना शरीफ बनने का मुखौटा उतार फेंका। वो कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, सच तो ये है क्लारा कि मेरी असली माँ क्वीन कभी इतनी सुंदर और भोली नहीं थी। तुम तो बस एक जरिया हो इस पूरी गैलेक्सी पर मेरा कब्जा दिलाने का। क्लारा बुरी तरह टूट चुकी थी। वो बस इस गंदे खेल से निकलकर वापस अपने घर, अपनी गरीबी वाली सुकून की जिंदगी में लौटना चाहती थी। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एब्रम्स खानदान का सबसे बड़ा बेटा कैस्पियन अभी भी खेल में था। उसने क्लारा को मजबूर करने के लिए अपनी छिपकली जैसी दिखने वाली स्पेशल फोर्स को धरती पर भेजा और क्लारा के परिवार को किडनैप कर लिया। जब क्लारा धरती पर अपने घर पहुंची तो वहां कैस्पियन का दाहिना हाथ उसका इंतजार कर रहा था। अपने परिवार की जान बचाने के लिए क्लारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे कैस्पियन के साथ उसके इलाके यानी बृहस्पति ग्रह पर जाना ही पड़ा। बृहस्पति का वातावरण बेहद खौफनाक था। हर तरफ तेज हवाएं और बिजली के तूफान। शील का जहाज क्लारा को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन कैस्पियन के चालाक गार्ड्स ने चाल चली। जैसे ही वे जुपिटर के घने और उग्र बादलों में घुसे, उन्होंने क्लारा के जहाज की स्पीड बढ़ा दी और पीछे का रास्ता ब्लॉक कर दिया। शील का जहाज उन तूफानी बादलों में फंस गया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वापस पीछे हटना पड़ा। अब क्लारा बिल्कुल अकेली थी। उसे पकड़कर सबसे बड़े और सबसे जालिम राजकुमार कैस्पियन के सामने खड़ा कर दिया गया। अपने छोटे भाई बहनों की तरह कैस्पियन शरीफ बनने का नाटक नहीं कर रहा था। जैसे ही क्लारा उसके सामने आई, उसने नफरत से उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा।
उसने दहाड़ते हुए कहा कि अपनी माँ क्वीन का कत्ल उसने खुद किया था, क्योंकि वो 90,000 सालों से उसे अपने पैरों तले दबाकर बैठी थी। कैस्पियन ने क्लारा के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा। चुपचाप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, वरना धरती पर तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। क्लारा जानती थी कि अगर उसने साइन किए तो वो भी मारी जाएगी और धरती के 8 अरब लोग भी अमृत बनाने के लिए काट दिए जाएंगे। उधर जुपिटर के बाहर जैक पागल हो रहा था। उसने एक छोटा मजबूत सुरक्षा जहाज लिया और अकेले ही जुपिटर के उस जानलेवा तूफान के अंदर घुस गया, जहां बड़े बड़े जहाजों के परखच्चे उड़ जाते हैं। अंदरूनी दबाव और बिजली के झटकों ने उसके जहाज को लगभग तोड़ ही दिया था, लेकिन जैक की जिद के आगे तूफान को भी झुकना पड़ा। बादलों को चीरते हुए जैसे ही जैक अंदर पहुंचा, उसे बादलों के ऊपर तैरता हुआ एक आलीशान शहर दिखा। ये कैस्पियन का वो किला था जिसे उसने 90,000 सालों की मेहनत से बनाया था। जैक ने अपने जहाज की पूरी स्पीड बढ़ाई और उसे सीधे किले की नींव से टकरा दिया। जैक के टकराते ही किले में एक के बाद एक धमाके होने लगे। देखते ही देखते कैस्पियन का वो घमंडी महल आग के सागर में बदल गया। इसी तबाही के बीच जैक आग और धुएं को चीरता हुआ अंदर घुसा और अकेले ही उन छिपकली वाले गार्ड्स को धूल चटा दी। अपने हीरो को सामने देख क्लारा के अंदर भी हिम्मत आ गई। उसने कैस्पियन के मुंह पर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। कैस्पियन गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, इसे अभी मार डालो। सैनिक क्लारा पर झपटने ही वाले थे कि जैक ने अपना हाईटेक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट किया और क्लारा को मौत के मुंह से खींचकर सुरक्षित बचा लिया। अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी थी। जैक और क्लारा ने काम बांट लिया। जैक उन डरावने छिपकली नुमा रक्षकों को धूल चटाने लगा और क्लारा अपने परिवार को बचाने के लिए दौड़ी। तभी गद्दार कैस्पियन ने पीछे से क्लारा पर हमला किया, लेकिन क्लारा अब वो डरी सहमी बाथरूम साफ करने वाली लड़की नहीं थी। उसने पलटकर जोरदार वॉर किया। हाथापाई के बीच एक भारी खंभा प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए गिरा और क्लारा और कैस्पियन दोनों सीधे गहरी खाई की ओर गिरने लगे। जैक ने उन्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक विशाल दैत्य जैसी छिपकली ने अपनी पूंछ से जैक को जकड़ लिया। जैक ने अपना दिमाग चलाया और एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस चालू कर दिया, जिससे वो दैत्य आधा जमीन के अंदर ही धंस गया। उधर क्लारा और कैस्पियन किसी तरह गिरते हुए मलबे को पकड़कर लटके हुए थे। कैस्पियन के सिर पर खून सवार था। वो मरते मरते भी क्लारा को मारना चाहता था। क्लारा को तगड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, कैसी माँ ने इस बदतमीज बेटे को पैदा किया है। उसने पास पड़ा एक स्टील का पाइप उठाया और कैस्पियन को कायदे से संस्कार और पारंपरिक मूल्यों का सबक सिखाया। तभी प्लेटफॉर्म पूरी तरह ढह गया। दोनों नीचे गिरे, लेकिन सही समय पर जैक ने छलांग लगाई और क्लारा को हवा में ही लपक लिया। कैस्पियन इतना लकी नहीं था। वो अपनी ही बनाई उस आलीशान शाही खाई की गहराइयों में समा गया। इस भयानक सपने के खत्म होने के बाद क्लारा वापस अपनी प्यारी धरती पर लौट आई। उसने फिर से अपना पुराना काम, सफाई कर्मचारी का पेशा शुरू कर दिया। मोहल्ले में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जिस लड़की को वे कचरा उठाते देखते हैं, वो असल में पूरी पृथ्वी की कानूनी मालकिन है। एब्रम्स परिवार के बीच खून खराबा और लालच देखकर क्लारा को समझ आ गया था कि हजारों साल की उम्र और अरबों की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती एक सुकून भरा साधारण जीवन है। लेकिन हाँ, अब क्लारा की लाइफ पहले जैसी बोरिंग नहीं थी।